हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज गौरव कुमार। वेलकम टू फिजिक्स रडार। आज की क्लास में हीट का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे हम, जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी। कुछ बुक्स में दिया हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इस चैप्टर के अंदर चाहे आपको बेसिक पढ़ना हो, चाहे आपको एडवांस पढ़ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने हो बहुत कम टाइम के अंदर, तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट नहीं बचेगा, इतनी गारंटी है। मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि आप अपने नोट्स खुद से बनाइए, बट हाँ, कुछ बच्चों को बहुत स्मार्ट खेलने की नीड रहती है, तो आप हमारी वेबसाइट www.physicsradar पर जाकर अगर मोर पर फ्री रिसोर्सेस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां पर जाके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, वहां पर डाउनलोड कर लीजिए और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। इस चैप्टर को देखो, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है काइनेटिक थ्योरी, एक छोटा सा चैप्टर है। हीट के अंदर हमने 3 चैप्टर पढ़े थे। पहला चैप्टर था थर्मल प्रॉपर्टीज, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम की यूनिट में आता था। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था हमने लास्ट क्लास के अंदर, और आज की क्लास में होगा काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी में हम लोग इंपॉर्टेंट रिलेशन करेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बाइज पॉइंट सब कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे से क्लास कवर करोगे। ठीक है, करें स्टार्ट। ठीक है, कौन सा चैप्टर है हमारा? काइनेटिक थ्योरी है, और आज के बाद आपको हीट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हीट चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं। देखो, द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एलिमेंट आर एटम्स। ये डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। जॉन डेल्टन ने बताया था कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अगर स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल किया जाए, कोई ब्रिक है, उसको ब्रिक को तोड़ा जाए और तोड़ा जाए और तोड़ा जाए और तोड़ा जाए, इतना थोड़ा तोड़ दिया जाए कि एक स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल बन जाए, उसे क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल बट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के सारे मॉलिक्यूल्स, जो ऑक्सीजन के हमारे पास एटम्स होंगे वो सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। हाइड्रोजन के सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे, बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद ये कहा एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। यानी कि कई सारे एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन होंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स कई सारे मिलकर क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। ये थी हमारी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। उसके बाद आया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को अगर मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताऊं तो जब भी हमारे एटम्स कंबाइन होंगे तो वो हमेशा वो क्या करेंगे? फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट के रेशियो में कंबाइन होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स के फॉर्म में होंगे। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं, H2 प्लस O2 मिलके H2O2 बना रहे हैं, तो उनका जो रेशियो आएगा 1:2 के फॉर्म में रेशियो आएगा। अगर हम बात करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, H2 प्लस O2 H2O बना रहे हैं, तो उस केस में रेशियो आएगा 2 ग्राम के रेशियो। समझ गए? यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी कोई भी एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा होल नंबर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ओके बच्चों, अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ गैस में, उसके पास पोस्टुलेट ऑफ केटीजी के बारे में। यहां पे केटीजी का मतलब है काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या कहा है बिहेवियर ऑफ गैसेस में? गैस हैज नो फिक्स्ड शेप एंड कन्फर्म्स टू द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। गैस के मॉलिक्यूल की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, जिस भी शेप में उसको डालोगे उस शेप का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेगी। उसके बाद दूसरा, इट कैन बी कंटेन्ड इन अ वेसल ऑफ एनी साइज और शेप। इवन छोटा सा छोटा गैस पूरे के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकती है। ये बताया गैस के बिहेवियर में, और इसी के बिहाफ पर हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के कुछ पोस्टुलेट्स लिए। पहला पोस्टुलेट क्या था? गैस कंटेन्स मेनी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स या एटम्स। कोई भी गैस है उसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स होंगे जो एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहा? द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जैसे किसी रूम के अंदर थोड़ा सा भी गैस छोड़ दिया जाए
तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत कम होगा, बट इस रूम में पूरे में स्प्रेड हो जाएगी। समझ गए इस चीज को? यानी कि किसी भी चैम्बर में अगर मैं बात करूं, इन सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो बहुत छोटे से स्पेस में आ जाएंगे। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल होता है। बिल्कुल क्या होता है? नेग्लिजिबल। उसके बाद गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, और रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द जिगजैग पाथ इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। कौन सा मोशन? ब्राउनियन मोशन करते हैं। और जब ब्राउनियन मोशन करेंगे तो कोलिजन भी होंगे, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थे पोस्टुलेट्स ऑफ हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के। अब जब कोलिजन्स हो रहे हैं, द कोलिजन्स मेड बाय मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। देखो हमने वर्क एनर्जी में पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन, यानी कि जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को हम पढ़ते हैं तो ऐसा मानते हैं कि जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड द मॉलिक्यूल, दे ऑल आर क्या है बताओ बच्चों? वो दे ऑल आर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक मतलब काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम सब कुछ कंजर्व रहेगा, कोई भी लॉस नहीं होगा। उसके बाद मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस ऑन ईच अदर, मतलब मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला इंटरेक्शन हम यहां पे नेग्लेक्ट करेंगे। ऐसा मानेंगे कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई भी फोर्स या इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आया बिटवीन कोलिजन्स दे मूव इन स्ट्रेट लाइंस। जब तक कोलिजन नहीं हो रहा तो कोई भी मॉलिक्यूल कर्व पाथ फॉलो नहीं करेगा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। सही है, समझ गए? उसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। इसके कई सारे रीजन है, या तो यहाँ पे अजम्पशन मान लो, या फिर क्योंकि मास ऑफ द मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, क्या बताएं कितना छोटा होता है। इतने छोटे मॉलिक्यूल पर ग्रेविटी कितनी सी लगेगी, कैसी बातें कर रहे हो, है ना? तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, यहां पे मान लो कि हमारे पास एक पार्टिकल था जिसका मास था m और वो x डायरेक्शन में vx वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो इसका मोमेंटम कितना हो गया बताओ? मास इंटू वेलोसिटी इंटू आई। ये जो आई है ना, ये कुछ नहीं है, इस आई का मतलब है बच्चों x डायरेक्शन आई कैप। ठीक है, उसके बाद जब ये टकराएगा इस बॉल से तो भैया इलास्टिक कोलिजन होगा, मतलब मोमेंटम ट्रांसफर होगा और हमारा कांस्टेंट भी रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी बट डायरेक्शन में चेंज होगी, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगी। यानी कि फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? माइनस एम इंटू वी एक्स। माइनस एम इंटू वी एक्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं चेंज इन मोमेंटम बताओ तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करा तो कितना आया? -2 टाइम्स एम इंटू वी एक्स, क्योंकि ये है कितना बताओ? पी फाइनल है मास इंटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, माइनस पी इनिशियल कितना है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू एक्स डायरेक्शन। कर लोगे सॉल्व। अब अगर हम बात करें चेंज इन मोमेंटम ऑफ द, अगर मोमेंटम इसका है 2mvx माइनस का इस डायरेक्शन में, तो कोलिजन तो इलास्टिक है, मतलब बॉल कितना होगा? 2m इंटू वी इंटू एक्स उस डायरेक्शन में, मतलब बॉल पर, दीवार पर जो चेंज इन मोमेंटम लगेगा वो लगेगा 2m इंटू वी एक्स। अब अगर चेंज इन मोमेंटम निकल गया तो फोर्स निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है फोर्स हमने पढ़ा था dp अपॉन dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद यहां कांस्टेंट आया करता था और उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 थी, यानी कि हमने लगाया बच्चों इसमें एफ वॉल इक्वल्स टू डेल्टा पी। भाई तुम डेल्टा पी तो अभी निकाले थे, एक मिनट भाई, तुम डेल्टा पी तो अभी निकाले थे। कितना था डेल्टा पी बताओ? कितना था डेल्टा पी? वो था 2mvx। कितना था हमारा बताओ बच्चों? 2mvx अपॉन टाइम। बताओ बच्चों वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। अगर डिस्टेंस l है तो टाइम कितना है? t। और ये जो लेंथ है ना vx से गया, यानी कि l लेंथ जाने में कवर की, l लेंथ आने में कवर की, यानी कितना हो जाएगा बताओ? 2l। कितना हो जाएगा? 2l। तो भैया जो t होगा क्या होगा? चल क्यों नहीं रहा भाई तू? हाँ अब चला ना। ये भी नाराज हो जाएगा तुम लोगों से, पता है आप लोग बहुत परेशान करते हो। 2l अपॉन टी, तो यहां से t किसके बराबर? 2l अपॉन vx, यानी कि 2l अपॉन vx। 2 से 2 कटेगा
m अपॉन एल और vx ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा m अपॉन एल vx स्क्वायर। अब vx तो एक डायरेक्शन में वेलोसिटी हुई ना, एक डायरेक्शन में, बट पार्टिकल तो रैंडम मोशन हर डायरेक्शन में कर सकता है और हर एक डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी होती है, यानी कि vx v बाई वी जेड स्क्वायर बराबर होंगे। अगर हम बात करें इसकी रिजल्टेंट की तो वो भी देख लो भाई, ध्यान से समझना है इस चीज को। कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, चलो देखो v जो है उसके अंदर तीन कंपोनेंट हैं, vx, lx क्यों लिख दिया भाई, vx आई कैप प्लस v बाई जे कैप प्लस vz k कैप। अब मैं आपसे पूछूं इसका मैग्नीट्यूड बताओ v, तो कितना होगा अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस v बाई स्क्वायर प्लस vz। आपको ये भी पता है ये सब बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं v इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स vx स्क्वायर, या फिर कह सकते हो 1 अपॉन 3 v स्क्वायर इक्वल टू vx स्क्वायर। हमने वही तो लिखा कि vx स्क्वायर v बाई स्क्वायर vz स्क्वायर ये सारे के सारे 1/3 v स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया, vx स्क्वायर की जगह कितना लगा दिया 1/3 m अपॉन तो l पहले ही था v स्क्वायर। ये एक मॉलिक्यूल का है, एक मॉलिक्यूल का है। अगर उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो हमने n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर दिया, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए f नेट ले लिया। देखो अल्टीमेटली अगर मैं पूछूं f नेट बताओ, f नेट तो f नेट किसके बराबर होगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn। अब f1 में कितना आएगा बताओ, m अपॉन 3l v1 स्क्वायर, m अपॉन 3l v2 स्क्वायर, तो सब में m अपॉन 3l तो कॉमन है, अंदर क्या बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर। अगर मैं इसको n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाती है आरएमएस वेलोसिटी। क्या बन जाती है, आरएमएस वेलोसिटी। क्या होती है, आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी, यानी कि अगर हम बात करें ये आ गई हमारी आरएमएस वेलोसिटी। याद रखोगे इस चीज को, अभी हम वो भी देखेंगे। यानी कि अगर मुझे प्रेशर चाहिए तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया है लेंथ का स्क्वायर, फोर्स हमने निकाला था 1/3 m अपॉन एल इंटू एल क्यूब। एल क्यूब कहां पे आ गया, नहीं देखो 1 अपॉन एल स्क्वायर अलग कर लो और ये कितना है 1/3 m इंटू सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एन। ये जो है ना ये बच्चों आरएमएस स्पीड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, ये हो गया डेंसिटी। यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द molecules of the gas on the container is 1/3 density of gas into VRMS square, density of gas into VRMS square। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, याद कर लो इस चीज को अच्छे से। सबसे पहले क्या निकालो, चेंज इन मोमेंटम निकालो, उसके बाद क्या निकालोगे, फोर्स एक्सर्टेड निकालो, उसके बाद क्या निकालोगे, प्रेशर निकालोगे, और प्रेशर आएगा 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू VRMS का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P इक्वल्स टू 1/3, डेंसिटी है तो ये हो जाएगा m अपॉन v इंटू VRMS स्क्वायर। अब ये एक मॉलिक्यूल के नहीं है, n के है तो mn अपॉन v भी कर सकते हो। ठीक है, समझ गए, ये कहानी है हमारी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द कंटेनर वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, ओके। अब इन दोनों रिलेशन को अगर आप देखो ध्यान से तो कुछ सेम सेम सा नजर नहीं आ रहा है। ये है 1/3 रो गैस इंटू सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एम, ये है 1/3 रो गैस वी आरएमएस स्क्वायर। अगर हम बात करें इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो वी आरएमएस किसके बराबर है, सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एन। इसका मतलब हुआ ये जो है वो क्या है, ये है हमारा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर अपॉन एन। सही है, ये होती है हमारी आरएमएस स्पीड। अगर यहां से कहा जाए इसमें इसका वीआरएमएस प्रेशर के टर्म में बताइए तो भाई वीआरएमएस निकालने के लिए 3 ऊपर चला जाएगा, डेंसिटी नीचे आ जाएगी, यानी कि 3p अपॉन रो। आपको आइडियल गैस इक्वेशन तो पता ही होगी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो हम डेंसिटी जे लगा दे रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम जो कि ऊपर पहुंच जाएगा और पीवी की जगह एनआरटी आ जाएगा। यानी कि हमने क्या यूज किया, आइडियल गैस इक्वेशन यूजिंग पीवी इक्वल्स टू एनआरटी और डेंसिटी की जगह पे मास अपॉन वॉल्यूम उठ कर दिया। ठीक है, समझ गए, यानी कि वीआरएमएस आ गया √3RT अपॉन एम, वीआरएमएस आ गया √3p अपॉन रो। तो जहां पर जिस भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वहां पे आप वो फॉर्मूले का यूज
कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि VRMS हमारे पास nRT अपॉन m भी आ सकता है। अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हुआ तो भी आप पुट कर सकते हो। कैसे बच्चों, R जो होता है ना गैस कांस्टेंट, उसको हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं। कैसे, KB जो होता है वो होता है R अपॉन Na के बराबर। तो R किसके बराबर, KB इंटू Na, वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास VRMS इस टर्म में भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो आपको आरएमएस स्पीड निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब ये आरएमएस होता क्या है, तो आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या मतलब होता है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। मतलब सबसे पहले क्या करो, स्क्वायर करो, उसके बाद क्या करो, मीन करो, उसके बाद क्या करो, रूट कर दो। मान लो 3 वेलोसिटीज का तुम्हें निकालना है, तो सबके पहले क्या करो, स्क्वायर, v1 v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर, सबको मीन निकालो, डिवाइड बाय 3 कर दोगे और इसका रूट कर दो। दिस इज दी आरएमएस। समझ गए? तो आरएमएस हमें निकालने के लिए इतने सारे फॉर्मूले मिल गए। क्लियर है कहानी? ओके, अब करते हैं एक क्वेश्चन। देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और इससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। RMS velocity of the particle is VRMS at a pressure P0. P0 pressure पे कितनी velocity है, VRMS. If pressure is increased to 2 times, keeping the temperature constant, then RMS. देखो VRMS at P0, P किसके बराबर हो गया, 2P0, टेम्परेचर सेम रखा, तो VRMS और प्रेशर में रिलेशन तो पता ही है, कितना था, √3P अपॉन रो। भाई VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √P। यहां से अगर मैं बात करूं तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √P। प्रेशर कितना करता बताओ, 2 टाइम्स, यानी कि जो नेक्स्ट वाली जो V डैश होगी वो किसके बराबर हो जाएगी बताओ, √2 टाइम्स V के बराबर हो जाएगी। सिंपल कहानी। ठीक है, √2 टाइम्स VRMS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि डेंसिटी चेंज होने पे रही ना, तो मास चेंज हो रहा है ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। समझ गए कहानी को, समझ गए इस कहानी को? ठीक है, उसके बाद आती है नेक्स्ट, और वो नेक्स्ट है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। सबने पढ़ी हुई है, हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं, चाहे हमारी थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हो, चाहे हमारा थर्मोडायनेमिक्स हो, सब में यूज की आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि रिजल्ट थी 3 लॉज की, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और केलुसैक्स लॉ। ठीक है, सब पढ़ेंगे हम। PV इक्वल टू nRT। अगर हम बात करें n होता है नंबर ऑफ मोल्स, और जब भी हमें मोल्स निकालने हो तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास निकालोगे तो हमें मिल जाएगा हमारा क्या, n। अगर हम बात करें यहां से रो मतलब डेंसिटी बताओ, डेंसिटी कैसे निकलेगी, मास अपॉन वॉल्यूम। भाई मेरे ये m उधर ले जाओ, b इधर ले जाओ, तो ये बन गई डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी इक्वल टू pm अपॉन RT। यानी कभी भी आपको गैस की डेंसिटी निकालनी हो तो pm अपॉन RT से सॉल्व कर सकते हो। एक और रिलेशन समझ लो कि अगर PV अपॉन NT की बात करें तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कांस्टेंट होता है। T1 टेम्परेचर पर इतना है, T2 टेम्परेचर पर इतना है, T1 ज्यादा है, T1 क्या है, ज्यादा है T2 से। यानी कि हम कह सकते हैं लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर, देखो ये जो T1 है वो ज्यादा है ना, अगर मैं टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाऊं तो क्या होगा, कर्व और ज्यादा ऐसे आ जाएगा, और बढ़ाएं, यानी कि हाई टेम्परेचर पर रियल गैस और आइडियल गैस का कर्व लगभग सेम हो जाता है। इस ग्राफ का यही मतलब था और कोई ज्यादा मतलब नहीं था। समझ गए? यानी कि हम कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर रियल गैसेस भी आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती हैं। ओके, ठीक है, ये कहानी है। हाँ कर लो भाई कॉपी जल्दी से। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट जाता है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ को बहुत सिंपल सी भाषा में समझें तो डाल्टन ने कहा था अगर किसी कंटेनर के अंदर कई सारी गैसेस मिलाई जाएं तो नेट प्रेशर जो बनेगा वो इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। सिंपल, क्या कि जो नेट प्रेशर बनेगा किसी भी कंटेनर के अंदर तो इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। सिंपल, क्या कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट्स दैट the total pressure exerted by the mixture of gases is equal to the sum of the partial pressure
exerted by each individual gas in the mixture। सिंपल कहानी। अगर हम बात करें इसे प्रूव करने की तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, PV इक्वल्स टू nRT। इसके अंदर नंबर ऑफ कई सारी गैसेस मिक्स की हैं, यानी कि N1RT, N2RT, N3RT, सबको अगर देखा जाए तो ये क्या है बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, ये क्या है सेकेंड गैस, ये क्या है हमारी थर्ड गैस, यानी कि P जो है वो P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर हो जाएगा। N है तो N तक लेके जाएंगे। ये है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या है हमारा बताओ बच्चों, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और उसी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बताओ जल्दी से करो। हालांकि करा हुआ तो है, फटाफट समझो इसको, बताते हैं उसके बाद। करें, देखो, A vessel of volume 2000 सेंटीमीटर क्यूब, एक वेसल है मतलब कंटेनर है जिसका वॉल्यूम कितना है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने मोल है 0.1 मोल, एंड 0.2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 0.2 मोल है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 300 केल्विन, इसका टोटल टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, तो हमें ये बताना है प्रेशर कितना है। देखो प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले देखो गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम कितना है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, इसे आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 2 × 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कितने टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे, तो T कितना दिया है 300 केल्विन। हमें पता है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, जो प्रेशर ऑफ नेट गैस होगा वो P1 प्लस P2 के बराबर होगा। P1 कितना था N1RT/V और P2 कितना था N2RT/V। N1 कितना है बताओ बच्चों 0.1 मोल, N2 कितना है 0.2 मोल, R कितना होता है 8.314, इन्होंने सिर्फ 8.3 यूज किया है। टेम्परेचर कितना है हमारा 300 केल्विन अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना दिया है क्वेश्चन में बताओ 2 × 10⁻³ जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो प्रेशर निकल के आएगा 3.75 ATM। ATM क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्चुअली में 10⁵ के मल्टीपल में आया है, उसको हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो कि आ गया हमारा 3.75 ATM। अच्छा क्वेश्चन था, है बेसिक क्वेश्चन, बट हाँ कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए, ठीक है, करें आगे बढ़े, ठीक है नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव लेवल तक का क्वेश्चन कह सकते हो कि पहली बार अगर कोई क्वेश्चन बच्चा करेगा तो उस पर नहीं होगा ये क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज अ प्रेशर। देखो प्रेशर और वॉल्यूम में आपकी बार रिलेशन PV इक्वल्स टू nRT, P टू द पावर गामा वाला नहीं दिया है, इन्होंने एक नया रिलेशन दे दिया P इक्वल्स टू P0/1 प्लस V/V0 का होल स्क्वायर, ये दिया है। अब वेयर P0 एंड V0 आर कांस्टेंट, P0 और V0 क्या है कांस्टेंट है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन V और V0 बराबर है, हमें टेम्परेचर बताना है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए 1 मान लो, फाइंड द टेम्परेचर, n की वैल्यू 1 मान लेते हैं। लगाओ भाई इसी इक्वेशन में P इक्वल्स टू P0/1 प्लस V की जगह V0 लगाओ, ये कट जाएगा, यहां आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यानी कि P कितना आ गया P0/2। आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV इक्वल्स टू nRT, तो क्योंकि हमें निकालना है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितने बराबर PV/NR। पहले कितना प्रेशर था बताओ P0, बाद में कितना हो गया P0/2, यानी कि P0/2 टाइम्स R, यानी कि T की वैल्यू कितनी आ गई P0 V0/2R, P0 V0/2R, क्योंकि V तो चेंज नहीं हुआ भाई। इस फॉर्मूले में देखो P की जगह कितना आ जाएगा हमारा P0/2 इंटू V की जगह V0, N की जगह 1 और R तो सेम ही है, यानी कि P0 V0/2R। क्लियर है, यानी कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा कंटेनर का P0 V0/2R। ठीक है, ओके बच्चों आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, प्रेशर एंड आरएमएस वेलोसिटी। अभी हमने प्रूव किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में प्रेशर जो निकल कर आया था वो आया था 1/3 डेंसिटी इंटू VRMS स्क्वायर, 1/3 डेंसिटी इंटू VRMS का स्क्वायर, ये थी हमारी प्रेशर की वैल्यू। उसके बाद हमने आरएमएस वेलोसिटी निकाली थी, उसके दो फॉर्मूले निकल के आए थे, √3P/ρ और दूसरा था √3RT/m।
3RT/m। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसके दो फॉर्मूले हैं √3p/ρ और दूसरा फॉर्मूला √3RT/m। हाँ, PV के टर्म में भी निकाल सकते हो, 3PV/m भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह है हमारी RMS वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है, करो क्वेश्चन फटाफट से। बहुत अच्छा था क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू दी है 1 atm और टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इन दीज कंडीशंस इज 1.25। भाई प्रेशर पता है, डेंसिटी पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? √3p/ρ। ये RMS है, S कहां चला गया? ये S है। ठीक है, अब भाई P कितना है? 1 atm। atm को कन्वर्ट करोगे तो 1.013 10⁵ पास्कल, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज 1.25। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 490 मीटर पर सेकेंड। अब ये मत कहना कि सर अप्रोक्सीमेट आंसर क्यों? देखो अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, एग्जैक्ट कैलकुलेशन चक्कर में पड़े तो बड़े डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ। Find the RMS speed of oxygen molecules in a gas at 300 Kelvin। अब की बार टेम्परेचर आ गया, अगर टेम्परेचर आ गया तो 3p/ρ तो लगाने से रहे, बट क्या लगा सकते हैं? √3RT/m लगा सकते हैं। R कितना है? 8.3, T कितना है? 300 केल्विन, और मास देखो बच्चों, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32, और अगर बात करें वो 1 ग्राम में होता है तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे ये अप्रोक्सीमेट आंसर निकल के आएगा 483 मीटर पर सेकेंड। कितना निकल के आएगा? 483 मीटर पर सेकेंड। ठीक है कहानी, यानी कि हम RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस तरह से भी कर लिया, p/ρ का भी यूज कर लिया। यहां भी कहां चला गया? इधर रहा भाई, RMS। ओके, ये कहानी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसके बाद ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। ट्रांसलेशनल का मतलब है 1 डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद दूसरी कौन सी होती है हमारी? रोटेशनल, अपनी एक्सिस पे रोटेट करने की कहानी, और तीसरी कौन सी है? वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल का मतलब ये अपनी पॉइंट ऑफ जिस फिक्स पॉइंट के आसपास वाइब्रेट करते रहते हैं, उसे बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं ये होती कितनी है। अभी हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², सभी ने पढ़ा है। अगर हम बात करें mn, और ये जो v² है, ठीक है, अभी हमने निकाला था, क्या ऐसा कर सकते हैं? सिग्मा है बच्चों, ये सिग्मा उल्टा वाला बन गया, ये सिग्मा ये वाला नहीं होगा, ये सिग्मा हमारा ये है, क्योंकि RMS स्पीड के बारे में बात हो रही है ना, तो ये सिग्मा, 1 मिनट, सिग्मा। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आई? 1/2। ये भी क्या क्वेश्चन मार्क आ गया बीच में? अरे ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी से हाफ इंटू मास इंटू VRMS का स्क्वायर, और VRMS तुम पहले निकाल चुके थे। VRMS किसके बराबर थी? √3p/ρ था, और था √3RT/m। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3RT/m आ जाएगा। देखो जो m क्या है बताओ? मास, और m क्या है हमारा? मोलर मास। इसी को तो हम नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, यानी कि 3/2 nRT, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना आया? 3/2 nRT। nRT यानी कि n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गई? हमारी टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है।
किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्लियर है? यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 nRT या फिर 3/2 PV के बराबर होगी। याद रखोगे इस चीज को, ठीक है। हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू 3RT अपॉन m, जो कि VRMS लगाया, ये बन गया नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये थी काइनेटिक एनर्जी या फिर कह सकते हो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर तीन तरह की वेलोसिटीज हम लोग कंसीडर करेंगे। एक होगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, हमने एक सैंपल लिया, उस सैंपल की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, उसे बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कैलकुलेट की, उनका एवरेज निकाला, तो वो हो जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी। और अगर उन सबको स्क्वायर करके मीन निकाल के रूट निकाला, तो वो कहलाएगी आरएमएस स्पीड। अगर हम सबका ग्राफ बनाएं, किसका, वेलोसिटी वर्सेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड का, तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आती है वो आती है √2 kT अपॉन m, जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो √8 kT अपॉन पाई m, और आरएमएस वेलोसिटी तुम निकाल ही चुके हो √3 kT अपॉन m। समझ गए? अब ये मत कहना r था यहाँ पे, हाँ r था, बट वहां कैपिटल M भी था, ठीक है। याद रखोगे इस चीज को। तो ये कहानी है हमारी मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और आरएमएस। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे ज्यादा होती है, एवरेज उससे कम होती है, और आरएमएस स्पीड सबसे कम होती है। हमें निकालने को एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आरएमएस पूछा जाएगा, तो आरएमएस में आप ध्यान दें, बाकी आप एक तरह से फॉर्मूले समझ सकते हो, बाकी सब कुछ छोड़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या, टू क्लोज्ड वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दो हमारे पास वेसल्स हैं और इन दोनों का वॉल्यूम हमारा इक्वल है। वॉल्यूम क्या है? इक्वल है। कंटेन एयर एट 105 किलो पास्कल, इस पे प्रेशर कितना था, 105 किलो पास्कल, और टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन, एंड आर कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ट्यूब, ट्यूब से कनेक्टेड है। नाउ इफ वन ऑफ द वेसल इज मेंटेन्ड एट 300 केल्विन, एक 300 पे और दूसरा कितने पे, 400 पे, तो ये बताना है व्हाट विल बी द प्रेशर इन द वेसल। अब ऑब्वियस सी बात है, जब भी हमारे डेल्टा लॉ मिक्सचर क्या कहता है, P1 P2 का सम P के बराबर होगा। हमने वही किया, क्या कि भाई N1 प्लस N2, मतलब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 प्लस N2 किसके बराबर होगा, जब मिक्स हो जाएगा तो बराबर हो जाएंगे, मतलब n प्लस एन। ऑब्वियस सी बात है, यहां अगर उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी तो यहां से इधर ट्रांसफर होंगे, यहां ज्यादा होगी तो यहां से यहां ट्रांसफर होंगे, तब तक उतरेंगे जब तक दोनों को दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। यानी कि n1 प्लस n2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स n। अब आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV इक्वल्स टू nRT, तो n किसके बराबर, PV अपॉन T इंटू R, लगा दिया n1 की जगह पे PV अपॉन, इसका नंबर कितना, 300 R, दूसरे वाले के लिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन 400 R, और इनका प्रेशर कितना हो जाएगा, n प्लस n 2n, और कितना प्रेशर, P0 पे रुके हुए हैं, P0 V। सॉल्व करोगे तो P इक्वल्स टू 8 P0 अपॉन 7 आ जाएगा। P0 तुम्हें पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है 105 किलो पास्कल, सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा, 120 किलो पास्कल। हमने क्या किया, हमने लॉ ऑफ मिक्सचर लगाया कि N1 और N2 मिलके दोनों के दोनों ट्रांसफर करेंगे, और जब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों के बराबर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए कहानी को। तो ये था हमारा क्वेश्चन किस चीज का, प्रेशर का। नेक्स्ट आ जाता है गैस लॉस। देखो गैस लॉ हमने तीन तरह बताए थे आपको, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि पीवी कांस्टेंट आ जाएगा। अगर हम बात करें चार्ल्स लॉ की, तो चार्ल्स लॉ कहता है अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस केस में वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि V अपॉन T कांस्टेंट होगा। अगर गै-लुसाक्स लॉ की बात करें तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि यहां से P अपॉन T कांस्टेंट, यहां से V अपॉन T कांस्टेंट, यहां से PV कांस्टेंट। अगर इन तीनों को कांस्टेंट को ऐड करके लिखा हो तो यह आ जाएगा PV अपॉन T कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, NR। यहां से क्या आया, PV इक्वल्स टू nRT। यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन के पीछे जो कहानी है वो तीन लॉज है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन सा लॉ हो गया हमारा? चार्ल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट इज बॉयल्स लॉ। अगर हम बात करें गिलुसेक्स लॉ की, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके बच्चों, समझ गए कहानी को? तो ये कहानी है हमारी तीनों लॉज की। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है एवोगाड्रोस लॉ। अच्छा है, नेक्स्ट आता है एवोगाड्रोस लॉ। क्या कहता है एवोगाड्रोस लॉ? ये कहता है it states that at a fixed temperature and pressure equal volumes of different gases contain an equal number of molecules। मतलब अगर कोई दो सैंपल्स हैं जिनका टेम्परेचर फिक्स्ड है, जिनका प्रेशर फिक्स्ड है और वॉल्यूम दोनों के इक्वल है, जैसे ऑक्सीजन ले लिया हमने, नाइट्रोजन ले लिया, इसका टेम्परेचर T0 तो इसका टेम्परेचर भी T0, इसका प्रेशर P0 तो इसका प्रेशर P0 और इक्वल वॉल्यूम भी है V और V0, तो इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही इस चैम्बर के अंदर ही होंगे, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन के बराबर होंगे। अगर P, V और T सेम है तो उस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये किसने बताया? एवोगाड्रो ने कहा। सिंपल कहानी है, अगर कोई दो सैंपल हैं जिनके टेम्परेचर सेम है, जिनका प्रेशर सेम है, जिनका वॉल्यूम सेम है, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, चाहे कोई से भी गैस हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी हो। ठीक है, समझिए कहानी को। इसको कैसे प्रूफ करोगे? हमने कहा कि इस टेम्परेचर को TA मान लिया, इसको TA वाले दोनों बराबर हैं, PA P बराबर है, VA V बराबर है। आइडियल ऐसे क्वेश्चन कहती है PV इक्वल टू NRT। पहले सैंपल के लिए PA VA इक्वल टू NRTA, दूसरे के लिए PV VB इक्वल टू NRTB, यानी कि PA VA अपॉन TA इक्वल टू NR, PV VB अपॉन TB इक्वल टू। क्या PA PB के बराबर है? हाँ है। VB VA के बराबर है? हाँ है। तो ये भैया राइट साइड वाला भी तो बराबर हुआ, यानी कि NA NB के बराबर हो जाएगा। या फिर ऐसा कह सकते हो कि PV अपॉन T क्या है? कांस्टेंट है। इसका भी यूज आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ गए? ये क्या है हमारा? एवोगाड्रो लॉ हो जाता है। इस एवोगाड्रो लॉ पे बहुत सारी कंडीशंस हमारी एप्लीकेबल होती हैं। जैसे जैसे एसटीपी की बात होगी, एसटीपी का मतलब होता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उस केस में टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, दैट इज 273 केल्विन, और प्रेशर को 1 atm अज्यूम करते हैं, जो कि 1.013 इंटू 10 टू द पावर पास्कल होता है। समझ गए? यूनिट ये होती है। उसके बाद इफ P and T of a gas are constant when the amount of gas increases then volume increases, यानी कि n जो है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा? द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैस, मतलब कोई भी गैस है, आइडियल गैस है, उसका मोलर वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है, यानी कि 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी गैस के एसटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे। और बात करें कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है, जिसको बोलते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ गए? एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, दोनों का प्रेशर 1 atm है, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब एसटीपी है। तो उस केस में इसका मास कितना होगा? 32 ग्राम की मोलर मास है। इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 6.023 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर्स होगा। ऐसे ही हमारा नाइट्रोजन के लिए। ये बात मत सोचना कि इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। इसका नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो सेम है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये क्या है? हमारा एवोगाड्रोस लॉ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ। अब ये मीन फ्री पाथ क्या है? अभी हमने देखा कि कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं बताओ? रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। और जब रैंडम मोशन करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे भी। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जब तक फ्रीली ये चल रहे हैं, उस डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मीन फ्री पाथ बोलते हैं। याद रखोगे, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। समझ गए? अब इसी चीज का एग्जांपल लेके पूरा समझाया गया। ठीक है, क्या? Why a gas, देखो, the speed of the molecules of gas
इज ऑफ द ऑर्डर, ये तो पता ही है, लगभग 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है साउंड की स्पीड। अगर कोई भी गैस किसी भी सिलेंडर से लीक कर रही है तो कुछ टाइम लगता है कॉर्नर्स पर पहुंचने में। आप कोलिजन को रियल लाइफ में देख भी सकते हो, जैसे जब हम वाटर बॉईल करते हैं और स्टीम बनती है तो स्टीम ऐसा नहीं कि स्ट्रेट इधर चली जाती हो, नहीं, आपने देखा होगा वो सर्कल 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 घुमड़ घुमड़ के जा रही होती। क्यों? जैसे इधर गई, यहां मॉलिक्यूल्स से टकराई, फिर इधर जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो रहा होता है जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन कर रही होती है। और दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद द साइज ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल, जिसकी लगभग साइज 1 नैनोमीटर के बराबर होती है। जब तक कोई कोलिजन नहीं होगा तब तक कि वो सारे के सारे मोशन स्ट्रेट लाइन में होंगे। समझ गए? एक बात ध्यान रखना, वी कैन से दैट द पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स कीप ऑन डिफ्लेक्टेड ड्यू टू कोलिजन्स। यही होता है, जब कोलिजन होगा तो कोलिजन की वजह से मॉलिक्यूल्स के साथ पाथ होगा हमारा वो डिफ्लेक्ट होता रहेगा। एग्जांपल के लिए ये हमारे पास मोशन, एक पार्टिकल ब्लू वाले पार्टिकल है और ये ग्रीन पार्टिकल आया, पहले इससे टकराया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, फिर गया, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोला? एल बोला गया, लेंथ, मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ। अगर हम बात करें इस मीन फ्री पाथ की वैल्यू निकालो तो वो मीन फ्री पाथ होता है n पाई d स्क्वायर। कहां गया मीन फ्री पाथ? एल अभी निकालेंगे, बट ये हमारा वॉल्यूम आया। देखो, लेट अस फोकस ऑन अ सिंगल मॉलिक्यूल हैविंग एवरेज स्पीड v। देखो, इसको चाहे fa लिख लो, चाहे इसको fa लिख लो, या फिर v एवरेज लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, it will suffer collision with any molecules that come with a distance d between the centers। मतलब एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, इसका डायमीटर अगर d है तो इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 2d होनी चाहिए, तो ये पास कर जाएगा। यानी कि अगर जो सिलेंड्रिकल पोर्शन आ रहा है उसका डायमीटर कितना हुआ? d। कितना हुआ? d। भाई इसकी डायमीटर d/2, इसकी भी d/2, यहां से भी d, तो d/2 और d मिले कितना बन गया? 2d, यानी कि सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना है? d। इन डेल्टा टी टाइम द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया इंटू टाइम। एरिया कितना है बताओ? पाई इंटू डी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इंटू, बताओ बच्चों भैया डिस्टेंस किसके बराबर होती है? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी अभी हमने देखी थी वी एवरेज इंटू डेल्टा टी। ये क्या है हमारा? वॉल्यूम। If n is the number of molecules per unit volume, then number of collisions, अगर number of collision की बात करें इस वॉल्यूम में, अगर n मॉलिक्यूल है मतलब n टाइम्स कोलिजन होगा, n टाइम्स आ गया, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ कोलिजन, n पाई डी स्क्वायर इंटू बी एवरेज, दैट इज रेट ऑफ कोलिजन। अब रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो इतने कोलिजन होने में अगर 1 सेकेंड लगा तो एक कोलिजन लगेगा कितना आएगा? 1/n पाई डी स्क्वायर बी के बराबर। दिस इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है बताओ? इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। मीन फ्री पाथ कितना है? मीन फ्री पाथ का मतलब होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितनी फ्री डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसे मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और अगर हम बात करें रेट की या रिलैक्सेशन टाइम की तो वो कितना हो जाएगा? 1/n पाई डी स्क्वायर इंटू वी के बराबर होती है। रिलैक्सेशन टाइम आर नहीं होता, ये हमारा टाउ होता है। क्या होता है बताओ बच्चों? टाउ होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? टाउ होता है। समझ गए कहानी को? तो ये है हमारा मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ठीक है, ओके। अब उसके बाद आता है हमारा इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। अभी हमने देखा था कि कोई भी गैस है उसके अंदर 3 तरह की एनर्जीज होती हैं, एक ट्रांसलेटरी एनर्जी, एक रोटेटरी एनर्जी, रोटेशन एनर्जी, और एक वाइब्रेशन एनर्जी। यानी कि टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ही डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद आता है टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो किसी भी मॉलिक्यूल की जितनी फ्री एक्सेस होती हैं, जिनमें वो मूव कर सकता है, जितनी फ्री इंडिपेंडेंट एनर्जीज होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं बताओ? डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ गए? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल refer to the minimum number of independent ways in which a molecule can possess kinetic energy। और 3 तरह की है, याद रखना।
ट्रांसलेटरी, रोटरी और वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं वाइब्रेशनल। ठीक है बच्चों, समझ गए। इन्हीं को हम लोग यूज करेंगे कई सारे केसेस के अंदर। जैसे कोई भी गैस है मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है मतलब ये एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है, मतलब वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो ही गए। क्या वो रोटेट करेगा? हाँ करेगा, बट इसका जो रोटेशन एनर्जी होती है कि रोटेशनल, ये होती है हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर। आई जो होता है वो होता है एम इंटू आर स्क्वायर। आपको पता है मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम है, उसकी रेडियस ऑलरेडी एंगस्ट्रॉम में होती है, तो उसका स्क्वायर तो और ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे मोनो एटॉमिक गैस, यानी कि इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। डाई एटॉमिक की बात करेंगे तो डाई एटॉमिक में अब ये मान लो एक मॉलिक्यूल यहां है, एक यहां पे है, ये एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में, 3 तो ये हो गई ट्रांसलेटरी। अब इसको अगर मैं इसी एक्स पे घुमाऊं तो पता भी नहीं चलेगा, रेडियस फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसमें तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बट व्हाट अबाउट दिस एक्सिस है, एक है ये और एक है बच्चों ये, यानी कि 2 एक्सिस में ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, वो 3 में ट्रांसलेटरी है और 2 में रोटरी है, यानी कि हम कह सकते हैं इसके अंदर कितनी आ गई? 5। अगर ट्राइएटॉमिक है तो तीनों में आ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? 6। कहां? ट्राइएटॉमिक लीनियर मोशन है तो, अगर इस तरह का मोशन है तो 6, लीनियर में 3 और लीनियर में 5 और इस तरह का 3D सिमेट्री है तो 6। ठीक है, समझ गए कहानी को? तो ये है हमारी। अब हाँ, एट हाई टेम्परेचर की बात करेंगे, एट हाई टेम्परेचर की अगर बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो F+2 हो जाएगी, वाइब्रेशनल वाली भी ऐड हो जाएंगी, मतलब F+2 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? तो ये कहानी है हमारी किसकी? डिग्री ऑफ फ्रीडम की, डिग्री ऑफ फ्रीडम की। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नाम से क्लियर हो रहा है कि जितनी भी एनर्जी होगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल क्या है ये? द टोटल एनर्जी फॉर द सिस्टम इज इक्वली डिवाइड अमंग ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ गए? जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई एक मोनो एटॉमिक गैस है, क्या है हमारी? मोनो एटॉमिक गैस है, और उसके पास 300 जूल एनर्जी है, तो एक्स एक्सिस में कितनी एनर्जी होगी? 100, वाई में कितनी होगी? 100 और जेड में कितनी होगी? 100, यानी कि तीनों में इक्वली वो डिवाइड हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं इसको हम? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। समझ गए? इसके बाद आता है मेयर्स फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हाँ वहां पे डेरिवेशन नहीं किया था, बट हाँ आज डेरिवेशन भी करना है। मेयर्स फॉर्मूला दोनों स्पेसिफिक हीट्स के रिलेशन को सिग्निफाई करता है। दोनों कौन कौन से? एक सीपी और एक सीवी। ठीक है, सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसे सिग्निफाई करेगा वो देखो। मान लो कि हमारे पास कोई एक कंटेनर है जिसमें हमने हीट सप्लाई की dq, और इससे जो हमने क्या कर दिया? इसको वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो इस केस में dv कितना हो गया? 0। तो जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है dq वो किसके बराबर हुआ? du प्लस pdb। भैया pdb 0 हो जाएगा, यानी कि du के बराबर हो जाएगा या नहीं? यानी कि du इज इक्वल्स टू होता है किसके बराबर बताओ? mc डेल्टा टी। ठीक है, dq जो होता है हीट ट्रांसफर वो होता है mc डेल्टा टी, dt हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, मतलब v, 1 मोल के लिए m हट जाएगा, और dq किसके बराबर है? du, मतलब du हो जाएगा हमारा ncv dt, n की वैल्यू 1। अगर यही कांस्टेंट प्रेशर पर कराया जाएगा तो क्या होगा? अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो भाई इस केस में कांस्टेंट प्रेशर के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, तो dq इक्वल्स टू du प्लस pdb, पता ही है। dq किसके बराबर? mc डेल्टा टी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर है तो cp dt, n की वैल्यू 1 है फॉर 1 मोल, और du तुम पहले ही निकाल चुके हो किसके बराबर है? cv dt और प्लस pdv।
हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है किसके बराबर होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसे अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं डी ओवर डी से तो ये हो जाएगा हमारा, भैया P कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहां क्या बचेगा P dv अपॉन dt इक्वल टू n कांस्टेंट R कांस्टेंट और dt का 1 हो जाएगा, यानी कि P dv इक्वल टू nr dt। P dv की जगह कितना पुट कर दो, nr dt, कहां कर दिया nr dt, n की वैल्यू 1 है यानी कि P dv की जगह r dt, यानी कि Cp Cb इधर आ गए तो Cp माइनस Cv dt dt कर गया, कितना आ गया r। तो मेयर फॉर्मूला कहता है Cp माइनस Cv इक्वल टू r, Cp माइनस Cv इक्वल टू r। सिंपल है, क्या करोगे, पहले एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे निकालोगे, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालोगे और दोनों हीट्स को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट कर देंगे और आंसर हमें निकल के आ जाएगा, दैट इज Cp माइनस Cv इक्वल टू R। अगर n आप लगा भी दोगे तो लास्ट में कट जाएगा, अल्टीमेटली ये हमारे पास Cp माइनस Cv इक्वल टू R आता है, यानी कि दोनों स्पेसिफिक हीट्स का जो डिफरेंस होता है वो R के बराबर होता है। याद रखोगे, Cv इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इन दोनों की यूनिट जूल पर मोल केल्विन होती है। अगर हम बात करें Cp माइनस Cv इक्वल टू R अपॉन m तो ये स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, कैपिटल नहीं स्मॉल है, तो उस केस में हमारा इसकी वैल्यू जूल पर केजी केल्विन हो जाएगी। सिंपल, आप दिमाग में बैठा के रखो कि Cp माइनस Cv हमेशा किसके बराबर होता है, R, और आपको ये भी बताया था जो गामा होता है वो हमेशा Cp और Cv का रेशियो ही होता है। सही है, समझ गए। नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं हम लोग Cp और Cv की कई सारे रिलेशंस। कौन कौन से, अगर कोई गैस मोनो एटॉमिक है तो क्या होगा, अगर कोई गैस डाई एटॉमिक है तो क्या होगा, अगर कोई गैस ट्राई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक है तो क्या होगा। ध्यान रखना, कोई भी गैस होती है उसके लिए याद रखना ये जो होता है हमारा वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2R, फिर F/2R। Cb होती है हमारी F/2R। सिंपल, दिमाग में बैठा लो, मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी 3, तो Cb कितना हो गया 3/2R। अगर हम बात करें Cp की तो Cp होता है R प्लस Cv, यानी कि R प्लस F/2R, यानी कह सकते हो R 1 प्लस F/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 प्लस 3/2 5/2R आ जाएगा। गामा की बात करें तो गामा जो है वो किसके बराबर है, Cp अपॉन Cv, ये है हमारा 5/2, ये है हमारे पास 3/2, ये 5/3 आ जाएगा, और इंटर एनर्जी हो जाएगी F/2RT। U जो है वो किसके बराबर, F/2RT, यानी कि F की जगह 3/2RT। कोई एक डाइएटॉमिक गैस है तो वाइब्रेशन का एनर्जी नहीं लेंगे, हमारे 5/2R आएगा Cv, क्योंकि F की वैल्यू कितनी होती है इसमें 5 होती है। सही है, F/2RT, Cp कितना हो जाएगा 7/2R, गामा कितना हो जाएगा 7/5, U की वैल्यू 5/2RT। अगर वाइब्रेशन ऐड कर दिए जाएं, मतलब इसमें हमारे टेम्परेचर के बारे में बात हो रही होगी, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम +2 हो जाती है, यानी कि 5 की जगह 7, 7 की जगह 9, 7 की जगह 9, 5 की जगह 7, 5 की जगह 7। समझ गए। अगर कोई पॉलीएटॉमिक गैस है, अगर हम बात करें तो F वाइब्रेशन मोड्स हो सकते हैं, F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम के, तो Cv जो होगी वो 3 प्लस FR के बराबर होगी, Cp जो होगी वो 4 प्लस FR के बराबर होगी, गामा 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F होगा, और U की वैल्यू 3 प्लस FRT के बराबर हो जाएगी। समझ गए। तो ये है हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है बताओ, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ गए कहानी को, मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस थम जाओ। अब ये था पूरा का पूरा चैप्टर, जिसको बोला हमने काइनेटिक थ्योरी, और इसके साथ ही पूरी हीट खत्म। हीट के तीनों चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी, तीनों कंप्लीट कर लिए। इसके अंदर एक एक कंसेप्ट को डिटेल में सिखाया गया है। अगर उसके बाद भी किसी को डाउट बचते हैं, जो कि बचने नहीं चाहिए, तो आप कमेंट में डालिए, करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑसिलेशन की नेक्स्ट क्लास जरूर आएगी, हमारी जल्दी आने वाली, कल आएगी, और तब तक के लिए पढ़ाई करो बढ़िया से, एकदम मस्त होके, टेंशन नॉट। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उससे ज्यादा आप कर रहे हो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लोगे। थैंक यू बच्चों फॉर अटेंडिंग द क्लास।